जिस तरह के नोट टेकिंग की टेक्निक्स होती है ना, आपने कुछ टेक्निक्स को फॉलो करके अपने नोट्स बनाने होते हैं। यू टेक योर नोट्स फॉलोइंग कीपिंग इन माइंड सर्टेन टेक्निक्स। इसी तरह इन द सेम वे जब आप नोट्स मेकिंग करते हो, जब आप अपने डिटेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नोट्स बनाते हो, तो तब भी आप कुछ टेक्निक से जो आप फॉलो करते हो और अपने नोट्स बनाते हो, ठीक है। तो उसमें भी इन द सेम वे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपकी आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और जो है आपके वैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उसमें से जो 2 टेक्निक्स जो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए, तो वो मैंने ले ली है। दैट दैट द फर्स्ट वन इज़ द लीनियर फॉर्मेट एंड द सेकंड इज़ द 3 कॉलम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मेट्स को अगर आप सीख लें, तो आपको नोट्स बनाना आपके लिए बहुत आसान हो, ठीक है। सो अब लीनियर फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, लीनियर फॉर्मेट में जिस तरह आप लोग नोट्स बनाते हो, मेजॉरिटी जिस तरह मैं नोट्स बनाती हूँ, जिस तरह आप लोग नोट्स बनाते हैं, शायद ज़्यादा लोग इसी तरह बनाते हैं कि वो हेडिंग्स लिखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हेडिंग्स, फिर मेन हेडिंग्स लिखते हैं थोड़े से छोटे करके, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं, जहाँ पे कैपिटल करना होता है उधर कैपिटल करते हैं, जहाँ जहाँ स्मॉल करना होता है उधर स्मॉल करते हैं, ठीक है। और इस तरह अपने नोट्स को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो उनको खुद भी समझ आए, और वो अगर इन केस कोई दूसरा बंदा देखता है तो उनको भी समझ आए, ठीक है। जो नोट्स जब आपके डिटेल स्ट्रक्चर नोट्स होते हैं, तो जब आप हेडिंग्स को, अंडरलाइंस को, कैपिटल्स को, अपने सीक्वेंस को, स्ट्रक्चर को एक हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करते हैं ना, तो दैट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर लीनियर फॉर्मेट, ठीक है। लीनियर फॉर्मेट में आप ऐसे करते हो, आप अगर कोई पॉइंट्स में आप बुलेट्स डालते हो, ठीक है, बुलेट्स में चीजें लिखते हो, पॉइंट 1 या बुलेट्स डाल के या पॉइंट 1 2 3 4 करके एक नंबरिंग देके आप सिंबल्स यूज करते हो, और एट सर्टेन प्लेसेस यू स्टिल यूज एब्रिविएशंस, ठीक है। और आप ऐसे होता है कि ओके दिस इज ऑल अबाउट अ पेज, ठीक है, पेज पे आपने करता हो, तो आपने क्या करना होता है, पेज में आपने एक अच्छा खासा मार्जिन छोड़ना है, बहुत नैरो लाइन नहीं लगानी, आप एक ब्रॉड लाइन लगा सकते हो, ताकि अगर लेटर ऑन आपके माइंड में कोई आपको कहीं से न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपके माइंड में कुछ आता है, ताकि उसके लिए स्पेस हो, तो उस स्पेसिफिक टॉपिक के सामने वो आप इन्फॉर्मेशन लिख देते हो, ठीक है। एक मार्जिन, अच्छा मार्जिन जो या ब्रॉड मार्जिन आप इसलिए बनाते हो। और फिर जो अगर आप कोई कोट लिख रहे हो, तो आप उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद करते हो, या फिर अगर खुद से कोई आइडिया डाल रहे हो या खुद से कोई इन्फॉर्मेशन आप अपने साइड से लिख रहे हो, तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हो, मीन्स टू से कि जो आपको ओरिजिनली जो लेक्चर मिला होता है ना, तो आप उससे उस अपने जो आपका ओन अपने ओन पॉइंट्स है ना, उसको फिर आप अलग करते हो, तो किस तरह कोई ब्रैकेट्स में डाल देते हो, स्क्वायर में, राउंड में, जैसे भी हो, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि आपने उस आप इंफॉर्मेशन को अलग करते हो, ताकि आपको पता है कि ये जो है ये लेक्चर में पढ़ाया गया था, ये जो है ये मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मैंने इधर एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं। तो ये आपका एक लीनियर फॉर्मेट बन जाता है, और आपके नोट्स काफ़ी अच्छे खासे स्ट्रक्चर भी हो जाते हैं इससे, और ये है कि आपको इसको पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है, ठीक है। जब आप प्रॉपर हेडिंग डालते हो, जब आप कोई चीज़ें बोल्ड करते हो, कुछ चीज़ें अंडरलाइन करते हो, कुछ चीज़ों को कैपिटल में लिख देते हो ताकि उस पर हाईलाइट रहे, और सिंबल्स को यूज करते हो, एब्रीविएशन यूज करते हो, बुलेट्स और नंबरिंग यूज करते हो, ठीक है। मार्जिन मार्जिन के साथ स्पेस छोड़ते हो ताकि उसमें आप कोई लेटर ऑन कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सके, कोटेशन मार्क्स यूज करते हो, अपने खुद के आइडियाज ऐड करते हो, उसको सब्जेक्टिव बनाते हो। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है लीनियर फॉर्मेट, ठीक है। आप ये सब आप लीनियर फॉर्मेट में करते हो। अब यही इंफॉर्मेशन आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिखते हो, लेकिन इन अ डिफरेंट वे ऐसे कि आप जिस तरह का आपका कॉर्नल मेथड था ना, इसी तरह आपका ये 3 कॉलम फॉर्मेट, कॉर्नल मेथड और 3 कॉलम फॉर्मेट, ये वही सेम चीज है। आप उसी तरह 3 कॉलम्स बनाते हो, एक लेफ्ट वाला थोड़ा सा नैरो बनाते हो, राइट वाला ब्रॉड कॉलम बनाते हो, और नीचे एक होता है हॉरिजॉन्टल जो होता है, दैट इज योर समरी कॉलम। तो उसमें आप की एक साइड पे आप की इंफॉर्मेशन लिखते हो, जो आपको हिंट देता है कि आपके जो आपने जो डिटेल नोट्स बनाए राइट साइड पे, तो उसमें आपकी ये चीजें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर की इंफॉर्मेशन की साइड पे आप लिख देते हो कि डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, इस तरह की चीज़ें आप लिख देते हो, और फिर दूसरी साइड पे जो आपका राइट कॉलम होता है, जो आपकी डिटेल नोट्स का कॉलम होता है, तो आपने उसमें वो पूरी डेफिनेशन लिखी होती है, फिर एक पूरी एक्सप्लेनेशन उसमें होती है, एक पूरा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और फिर नीचे समरी में आपका जितना भी लेक्चर होता है, तो आप उसको कुछ वर्ड्स में, 2 लाइन्स में, 3 लाइन में, 4 चले 5 लाइन्स में आप उसको समराइज करते हो, तो उसी पेज पे आप नीचे वो भी लिख देते हो, ठीक है। तो जब आप इस कॉलम को कभी यूज करोगे,
आई होप कि आप लोग इसको अभी से यूज करना स्टार्ट कर दें, एंड आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि ओ यस, दीज टेक्निक्स रियली वर्क, दे वर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, सिर्फ मेरे लिए नहीं या सिर्फ आप में से कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए दीज टेक्निक्स हैड वर्कड, दे हैड रियली वर्कड। और लर्निंग में ये टेक्निक्स बहुत काम आती है। जब आप वैसे भी जब आप कोई चीज लिखते हो तो वो तो रिटेंशन में आपकी हेल्प करती है, आपकी मेमोरी में वो चीज फिर लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, ज्यादा देर के लिए रहती है। लेकिन फिर जब आप इतने स्ट्रक्चर्ड वे से और ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप नोट्स बनाते हो तो फिर आपकी लर्निंग में फिर और भी वो ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, आपको ज्यादा गाइड करती है और फिर आपको एग्जाम देने में भी आसानी होती है। एंड देयर आर सम अदर स्टफ जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, effective notes are key to academic success. Yes, no doubt they are. ठीक है, कुछ लोगों को लगता है जैसे लिखने में टाइम वेस्ट होता है, बट नो, दैट्स टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लिखने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, लिखने से आपका टाइम यूटिलाइज हो जाता है। यूटिलाइज होता है, एक तो आप चीजें सीखते हो, आप सोचते हो, आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो, आप स्ट्रगल करते हो, आप एक्टिव रहते हो। ठीक है, आप अपनी क्वेश्चंस बनाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है, आप सोचने लगते हो, लॉजिकली सोचने लगते हो, यू मेक सेंस आउट ऑफ थिंग्स, यू कनेक्ट थिंग्स। ठीक है, तो लिखने में कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, उल्टा आपका टाइम यूटिलाइज हो जाता है और भी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली। So effective notes are key to academic success. So what they do actually, they help you to understand topics and also identify areas you are unsure of. ठीक है, आप जब नोट्स बना रहे होते हो ना, तो शायद लेक्चर में कोई ऐसी चीज हो जो आपको शायद समझ नहीं आई उस वक्त, और आप अपने आपका जो इंस्ट्रक्टर है आप उनसे पूछ ना सके फॉर द टाइम भी। ठीक है, उस टाइम आप पूछ ना सके, फिर आपके माइंड में हो के चलो टाइम नहीं मिला, कल पूछ लूंगा या कल पूछ लूंगी। ठीक है, लेकिन जब आप फिर घर आते हो और आप अपने डिटेल नोट्स बनाते हो तो वो चीज उसमें होती है। ठीक है, आपको वो क्लियर हो जाती है। तो कुछ ऐसे एरियाज है जिसको आप उस टाइम पे अनश्योर थे, नोट दौरान बनाने के दौरान वो भी आप वो चीजें आप सीख जाते हो। तो ठीक है, तो आपको टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत अच्छी सी आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब आप नोट्स बनाते हो, ओनली देन। ठीक है, वैसे तो आपको लेक्चर की अगर समझ आ भी जाती है, आप लेक्चर को सुनते हो तो अगर आपको समझ आ भी गई तो क्या होता है कि ठीक है, एक दिन तक आपको याद रहेगा, 2 दिन तक आपको याद रहेगा, बट ऑन द थर्ड डे यू विल फॉरगेट अबाउट इट। आपको याद भी नहीं होगा कि इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। ठीक है, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो ना तो वो चीजें आपके साथ रहती है, आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं स्टोर हुई होती है। तो जब आप फिर 1 महीने भी बाद, 2 महीने बाद अगर आप उसको एक नजर भी देखते हो तो आपको वो सारा लेक्चर याद आ जाता है। ठीक है, so this helps you understand the topics in a better way, allows you to start thinking about assessment, forces you to think logically and methodically. ठीक है, आपको मैंने बताया कि आप जब नोट्स बनाते हो ना तो आप इतने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, इतनी एक्टिवली आप उसमें इन्वॉल्व होते हो कि आप खुद से सेंस बनाना शुरू करते हो, यू स्टार्ट कनेक्टिंग थिंग्स। ठीक है, आप सर्टेन चीजों को कनेक्ट करते हो, ठीक है, लॉजिक बनाते हो, सेंस बनाते हो, और ये तब होता है, ये कौन करता है, जब आप इफेक्टिव नोट्स बनाते हो, ये तब होता है। हेल्प यू ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू कोर्सेज। नोट्स जब आप नोट्स जी जब आप क्या करते हो, जब आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आप किस कोर्स में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आप क्या है। ठीक है, आप अपने आप को, ठीक है, किसी और को फीडबैक आप दे या ना दे, लेकिन आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक फीडबैक दे रहे होते हैं कि ओके, आई एम एट दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस सब्जेक्ट एंड आई एम एट दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द अदर सब्जेक्ट एंड आई एम। ठीक है, फिर हर सब्जेक्ट का आपको आइडिया होता है कि ठीक है, पेपर्स के भी जब दिन आते हैं तो आपको पता होता है कि आपने किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है और आपने किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। तो इसी तरह ये आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने के थ्रू आपको पता रहता है, आपको अपनी प्रोग्रेस का आप अपने प्रोग्रेस के उस पर अपडेटेड रहते हैं कि ओके, आई एम एट दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। ठीक है, तो आपको क्या होता है, आपको अपनी लर्निंग का अंदाजा होता है। ठीक है, सो और लास्ट पॉइंट क्या है, यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, reflect regularly to ensure your style and system works for you. Revision for exams will be so much easier with decent sets of notes that make sense to you. And again, the point repeated a lot, जब आपके एग्जाम्स होंगे, आपका कोई असेसमेंट होगा, कोई भी आपका क्विज होगा, प्रोजेक्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपने कोई भी किसी भी किस्म की अगर आपकी असेसमेंट हो रही होती है, just one night before that go through the notes and it will be so much easier to you.
ठीक है। अगर आपके नोट्स अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से बने हैं तो आपके लिए एक रिविजन करना इतना आसान होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक आई रियली वांट यू पीपल टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। जो लोग नोट्स बनाते हैं ऑलरेडी वेल एंड गुड, जो नहीं बनाते जस्ट मेक इट, जस्ट प्रॉमिस योरसेल्फ टुडे कि हमने नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाओगे आपको तभी इस लेक्चर का आपको इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस आपको समझ आएगी कि मैम ने क्यों इस पे इतना फोकस किया 2 दिन से। लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग कि नोट्स बनाए, ठीक है। द लेक्चर इज ऑल अबाउट नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। और मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर भी इसलिए रखा था कि आगे के जितने भी लेक्चर्स हो आप उसके नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। मेरी ये बात आप जहन में रखें। आप जो नोट्स बनाएगा उनको मेरी बातों का अंदाजा होगा, ठीक है, while making the notes and then during the exams and all those assessment stuff. So that's it from the note taking and note making. There is another topic related to the note making and note taking. नहीं, note making और note taking के related तो नहीं है, but there is this topic related to the listening skills. Okay, so this new topic is about listening comprehension. ठीक है, ये listening comprehension पे हम अब थोड़ी सी बात करेंगे जी। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश में आपको कल कहा था कि आप अगर आपने किसी चीज का किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है तो यू कैन ब्रेक द वर्ड। अब दिस इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग की डेफिनेशन तो हम कल कर चुके हैं कि लिसनिंग क्या होती है। लिसनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी साउंड को, वो हमारे जब सेंसरी ऑर्गन जो कि हमारा एयर है उसमें जब पड़ती है तो हम हमारा एयर उस साउंड को रिसीव करता है, ठीक है। फिर हम उस साउंड पे फोकस करते हैं, फिर हम उस साउंड को डीकोड करते हैं, उसको डिसाइफर करते हैं, फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और जब वो चीज हमें समझ में आ जाती है तो फिर उसको हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज लिसनिंग। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है, आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपने किए, दिस इज द सेम, वही कॉम्प्रिहेंशन है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। किसी चीज को, ये जो एबिलिटी आप में कि आप किसी चीज को समझे या आप किसी चीज को समझना चाहें, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर क्या हुआ? व्हाट इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन? जी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर इट्स encompasses the multiple process involved in understanding and making sense of spoken language, ठीक है। अब इधर अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ के हमें एक और पॉइंट मिल गया कि मेकिंग सेंस ऑफ योर स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज क्या होती है? जो आपका स्पीकर कुछ बोल रहा होता है तो उसको समझना, उसमें से उसको सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसके अपने उसको इंटरप्रेट करना, उसका एक सेंस बनाना उसको, ठीक है। ये होती है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग कि इसमें आपका जो माइंड होता है ना, दैट इज 100% इन्वॉल्व। आप आप अपने माइंड का, आप अपने ब्रेन का 100% यूज करते हो इन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग ठीक है, लिसनिंग में तो आपकी एक्टिव भी आता है, पैसिव लिसनिंग भी होती है, एक्टिव लिसनिंग भी होती है। लेकिन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? आपका जो ब्रेन होता है ना, दैट इज इन्वॉल्व 100%। यू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ योर ब्रेन in listening comprehension. So, looking at the definition, listening comprehension encompasses the multiple processes involved in understanding and making sense of spoken language. These include recognizing speech sounds, understanding the meaning of individual words, and understanding the syntax of sentences in which they are presented. ठीक है, तो आप उन्हें खाली सुनना नहीं होता, ठीक है। कोई सिर्फ ये नहीं होता कि बस आपको जो स्पीकर बोल रहा है जब आपको समझ आ गया, नहीं। आपने क्या पता है कि एक एक लफ्ज स्पीकर का कहा हुआ एक एक लफ्ज आपने समझना होता है, उससे मीनिंग डिराइव करना होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि द स्पीकर इज सेइंग समथिंग एंड द स्पीकर मीन्स अ डिफरेंट थिंग। आपने उन मीनिंग्स को क्या करना होता है, उन मीनिंग्स को फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट डज एक्चुअली द स्पीकर वांट्स टू से। जो स्पीकर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, आपने उस स्ट्रक्चर को समझना होता है। स्पीकर किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, आपने उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है। सो दिस इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन व्हेन यू इन्वॉल्व योर ब्रेन द मैक्सिमम इन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, दिस इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस एग्जाम्पल से आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है पैट्रिक। पैट्रिक इज अ बॉय, ठीक है।
So he is a student living in Switzerland and his native language is Swiss German. ठीक है? However, he wants to learn Spanish because he wants to travel to South America for a student exchange. Patrick knows that the native language of this continent is Spanish, so he starts to study Spanish before starting his trip. क्या होता है कि देयर इज अ बॉय पैट्रिक है, एक स्टूडेंट है जो कि स्विट्जरलैंड में रहता है और उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है दैट इज स्विस जर्मन, बट ही वांट्स टू travel to South America for some kind of student exchange program. और साउथ अमेरिका में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज स्पेनिश, and therefore to survive in South America or to live in South America he needs to learn the Spanish. ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, स्पेनिश लैंग्वेज सीखेगा, स्पेनिश लैंग्वेज की क्लासेस लेगा, ट्यूशन क्लासेस लेगा. तो उसने क्या किया, he began to study Spanish from scratch. उसने बिल्कुल, उसको स्पेनिश के एक लफ्ज तक नहीं आता था, बिल्कुल स्क्रैच से, from zero, from the bottom उसने स्टार्ट किया, as he had no basis in the language, thus developing and improving his cognitive skills for the processing of information from the language he is learning. ठीक है, तो कॉग्निटिव स्किल्स का इधर एक वर्ड यूज हुआ है, अगर ये आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दैट्स द सेम एज लर्निंग बट लर्निंग विद 100% कंसंट्रेशन. जब आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है सो वी कॉल दैट स्किल्स, दैट लर्निंग को हम कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं. ठीक है, तो आप उसने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया स्पेनिश सीखना. तो अब इस लर्निंग प्रोसेस में क्या, in this learning process are the communication skill he needs to acquire to be able to speak, understand and process Spanish naturally. ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है ताकि वो स्पेनिश पे जब वो सीखे तो वो बोल भी सके, वो अंडरस्टैंड भी सके, और वो उसको ऐसे बोले जैसे वो लगे कि ही इज स्पीकिंग नेचुरली स्पेनिश, ताकि उसका एक्सेंट हो या चाहे उसकी विकेबुलरी हो वो न्यूट्रल लगे, वो अननेचुरल ना लगे, बल्कि वो नेचुरल लगे. तो इसके लिए उसने क्या करना है, अब इधर किस चीज का रोल आता है, इस चीज का रोल आता है ये द लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन. अब listening comprehension is vital in this process. In which process? In this process of learning this new language, because it is a fundamental part of the first step in immersing yourself in the new language. ठीक है, अब लैंग्वेज सीखने का, कोई नया लैंग्वेज सीखने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, you have to dive deep into that language, you have to absorb that language, you have to make yourself a part of that language, you have to consider yourself as being the native speaker of that language. तो आपने उस लैंग्वेज में अपने आप को इमर्स करना होता है टोटली. तो अब ये तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इधर आपको अंदाजा हो चुका है कि पहला पार्ट यही कि जब आपने क्या करना होता है, जब आपको स्पेनिश सिखा रहा होगा, आपका जो ट्यूटर होगा या आपका इंस्ट्रक्टर होगा, जब आपको वो स्पेनिश टीच कर रहा होता है, आपने क्या करना है, आपने अपने ब्रेन को मैक्सिमम इन्वॉल्व करना है. ठीक है, आपका ब्रेन जो होना चाहिए वो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट जीरो डिस्ट्रैक्शन, आपका ब्रेन किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स द ट्यूटर होना चाहिए, टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्टर होना चाहिए. Listening carefully will lead to imitating sounds, identifying them and being able to repeat in the best way that your teacher is teaching you. तो आपने क्या करना होता है कि जब आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, आप अपने ब्रेन को 100% इन्वॉल्व रखते हो, तो फिर आप जब ट्यूटर को सुनते हो तो आप उसको फिर इमिटेट कर सकते हो, उन्हीं वर्ड्स को एज इट इज रिपीट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके मीनिंग्स आप सीख जाते हो. फिर वर्ड से स्लोली आप सेंटेंसेस पे चले जाते हो, सेंटेंसेस से लाइक ग्रेजुअली आप सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स पे चले जाते हो, एंड दैट इज वेयर यू starts learning the new language. In इस process में क्या होता है, little by little your memory will generate that what you learn is related and that you will be acquiring the skill of listening to generate new knowledge. आपके ब्रेन को, देखिए जब आप अपने ब्रेन को इन्वॉल्व रखते हो ना, तो फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली आपके ब्रेन को भी ये नॉलेज हो जाती है कि अब ये जो चीज़ इसने कल भी सीखी थी, आज ये चीज़ सेम चीज़ आज भी आ रही है, और ये मतलब कुछ टाइम से यही चीज़ this person is trying to learn. तो आपके ब्रेन को भी अंदाजा हो जाता है कि okay this thing is related, तो फिर your brain contributing, your brain cooperating a lot with you in learning these new languages and learning anything new. ठीक है, so this is listening comprehension. Listening comprehension basically, again coming towards the definition, अब आप देखिए listening comprehension is recognizing speech sounds, understanding the meaning of individual words and understanding the syntax of sentences in which they are presented. So this is listening
कॉम्प्रिहेंशन। चलो एक नज़र इम्पोर्टेंस पे करते हैं, और फिर मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटीज रखी है दैट दे आर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हम उनमें से अगर टाइम मिला तो आप अगर उसमें से एक भी एक्टिविटी करें, सो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन फुली। तो इम्पोर्टेंस क्या? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। Listening comprehension allows a listener to construct the meaning of a message and be able to bring the message into oral interaction. अगर इस लाइन को हम क्या करें, इस एग्जाम्पल के अंदर जो पैट्रिक की एग्जाम्पल है, अगर इसको हम लिंक करें उस एग्जाम्पल के साथ, तो क्या कहते हैं कि listening comprehension allows a listener to construct the meaning of a message and able to bring in the message into oral interaction. अगर पैट्रिक क्या करेगा, अगर पैट्रिक जो बॉय है जो स्पेनिश सीखना चाह रहा है, कि अगर वो क्या अगर उस लैंग्वेज को वो अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड करेगा, तभी वो उसको अपने प्रैक्टिकल यूज में ला सकेगा। ओनली देन ही विल बी एबल टू स्पीक स्पेनिश। ठीक है। सो व्हाट इट लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट अलाउज यू टू ब्रिंग द मैसेज या bring whatever you have learned new into your oral interaction into your practical use. Listening comprehension strengthen personal, family and work relationships. Listening comprehension strengthen personal, family, and work relationships and reduce arguments and misunderstanding, as you can understand the emotion of the sender and his message much better when you listen in silence and without interruption. अच्छा जी, अगर आपको लिसनिंग स्किल्स का, मैंने आपको कल भी बताया था कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट, दिस इज नॉट ओनली अबाउट द वीडियो एंड द जो वीडियो को देख रहा है। ठीक है, दिस इज very basic thing which also come into play between even two people speaking. अगर आपके कॉलेज में दो बंदे खड़े होकर बात कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन उधर भी अप्लाई होती है। ठीक है, उधर भी इसका इस्तेमाल उधर भी है, जितना इस्तेमाल उसका मेरे और आपके बीच में इधर एक दो फ्रेंड्स के अगर करे तो उधर भी इसका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे और आपके बीच में इसका रोल इम्पोर्टेंट है। सो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो क्या होता है कि फैमिली, आपकी जितने भी आपकी दूसरों के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके वर्क रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप्स है, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स है, उसको स्ट्रेंथन करती है। कैसे स्ट्रेंथन करती है कि जब आपके सामने कोई बंदा बोल रहा है, आपको कोई बंदा कुछ बोल रहा है, जब आप उसको लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप उसको कॉम्प्रिहेंड करते हो, उसकी बात को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, उसको क्या करते हो जब आप व्हेन यू ट्राई, तो आप उसमें क्या होता है कि आप उस सेंटर जो आपका जो स्पीकर होता है, आप सिर्फ उसकी बात को नहीं समझते, आप उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करते हो इन द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड देयर इज व्हेन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज बिल्ड बिटवीन टू पीपल। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जस्ट एडिंग अ लिटिल ह्यूमर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है व्हाट लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि जब एक बंदा दूसरे बंदे की बात को अच्छी तरह से समझे, सो दिस विल लेसन द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स है इससे बहुत स्ट्रेंथन होते हैं, क्योंकि इन द लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। आप उस बंदे के पर्सपेक्टिव से आप उसको अंडरस्टैंड और उसको समझने की कोशिश करते हो। एंड देन योर मेमोरी विल, whose mic is unmute, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें if you're not talking to me then. Your memory will exercise the most important elements of the message and this will lead the reflection on what the sender wants to convey. ठीक है, आपका माइंड भी जो मैसेज जो आपको स्पीकर जो आपको कन्वे कर रहा है ना, ठीक है, तो आपको माइंड भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा। तो इस तरह आपको समझ आएगी कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है, या वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, या वो किस इंटेंशन से कह रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल पॉसिबल ओनली थ्रू लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। आपकी जो डेली लाइफ में है ना, उसमें लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस शुड नॉट बी बाउंड टू द लेवल ऑफ लेक्चर्स, दिस शुड बी अप्लाइड इन योर डेली लाइफ्स। Try to understand each other, try to think from the perspective of others, and that's where you are going to understand each other and reduces the levels of misunderstanding and you can lead a peaceful life. Okay ji,
प्रैक्टिस कोई प्रैक्टिस एक्टिविटी है, चले लेट्स डू द फर्स्ट वन। अच्छा, इसमें करना ये है कि आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी, ठीक है। आपने उस स्टोरी को अपने ब्रेन को बिल्कुल आपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है, और छोटी सी स्टोरी है, एक पैराग्राफ की भी नहीं है, उससे भी कम है। तो आपने उस स्टोरी को सुनना है और आखिर में जो 2-3 क्वेश्चंस है, चाहे ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, आपने उनको आंसर करना है, ठीक है। सो दिस इज द एक्टिविटी। एना एना वाज एक्साइटेड. She was finally going to learn how to play softball. Her mom showed Anna how to hit a ball. She showed Anna how to wear a glove and how to catch a ball. She showed Anna how to run the bases. She also taught her the rules of the game. Her mom was great at softball. She was also the coach of Anna's softball team. So this was like ये एक बहुत सी सिंपल एक्टिविटी थी, जिसमें आप मेन मकसद सिर्फ मेरा ये था कि आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि चाहे एक लाइन है, चाहे 2 लाइन है, चाहे एक पूरा ऐसे है, चाहे पैराग्राफ है, लेंथ डजंट मैटर हियर। लेकिन आपने व्हाट मैटर्स इज कि आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी वो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आप इतने एक्टिव आपको चाहिए कि आप इतने एक्टिव लिसनर्स हो कि अगर आपके सामने कोई चीज़ पढ़ी जाए और उसमें बाद में आप उसको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको आंसर कर सकें। क्वेश्चंस आप बेशक आंसर करें ना करें, लेकिन एज एन एक्टिव लिसनर, ताकि आपको जो चीज़ आपने सुनी है तो वो आपके माइंड में रहे कि ओके दिस थिंग, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, ठीक है। तो इन केस पर अगर आपसे कोई उस बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं डिफरेंट फ्रॉम अदर्स के अगर वो कोई एक काम कर रहे हैं ना, तो साथ में अगर कोई दूसरा बंदा बैठा है और वो कोई और किसी और से बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज अ सीन, ठीक है। मैं बैठी हुई हूँ, लेट्स मैं खुद को कंसिडर करती हूँ, लाइक आई एम सिटिंग राइट हियर, आई एम टीचिंग यू। तो अगर मेरे साथ कोई 2 टीचर्स और बैठी है और वो आपस में डिस्कशन कर रही है, ठीक है, लाउडली कर रही है, मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे नहीं पता होगा कि वो क्या बोल रही है। Why? Because I won't be an active listener. शायद मैं एक्टिव लिसनर ना हूँ, तो मैं आपको तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन उधर मुझे वो आवाज तो मुझे आ रही है, हेयरिंग तो मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कि वो दोनों बातें कर रही है और मुझे क्लियरली उनकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। बिकॉज वाई, ऐसा क्यों होता है? Because I am not an active listener. If I am not an active listener, I may not able to listen एंड कॉम्प्रिहेंड। मैं लिसन एंड कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाऊंगी। सो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन ये कौन कौन से लिसनर्स करते हैं? ओनली द एक्टिव लिसनर्स। जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, ओनली दे कैन लिसन and only they can comprehend the message, only they can understand the message to its best, only they can make sense of the message, ठीक है। So this is all the qualities of an active listener, and oh yes, I am an active listener, ठीक है। That was just for the sake of the example. Anyways, that's it for the day. Best of luck Okay, for the ma'am. rest of the day. Allah Hafiz.